हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू केमिकल काइनेटिक्स। अब तक हम केमिकल काइनेटिक्स के 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है बेटा। ठीक है, और अब तक के लेक्चरों में हमने क्या क्या देखा है। देखो, लास्ट लेक्चर में जो हमने चीजें चेक की थी वो हमने चेक किया था बेटा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बाद इंस्टेंटेनियस रेट, फिर हमने फैक्टर्स देखे। लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने फैक्टर्स चेक किए थे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। उसी के साथ साथ बेटा हमने वहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन देखा जो गुल्डबर्ग और वागे ने दिया था। तब उसके आगे हमने उसमें रेट कांस्टेंट और रेट लॉ में जो हमें दिया गया था रेट ऑफ रिएक्शन में, उसमें डिफरेंशिएट किया था। और मैंने आपको बताया था कि जो रेट कांस्टेंट के था या वेलोसिटी कांस्टेंट था, उसमें जो उसकी यूनिट होती है दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 4 में, वी विल डिस्कस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस क्या होंगी बेटा। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है। बेसिकली विल डिस्कस कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। चलो फिर डिस्कस करते हैं बेटा आज का टॉपिक रेट लॉ एक्सप्रेशन, लेक्चर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा आज हम लोग रेट लॉ की। रेट लॉ, अगर आपसे कोई बोलता है कि रेट लॉ होता क्या है, तो सबसे पहले आपके जहन में यह बात आनी चाहिए कि जो रेट लॉ है वो एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है, इफ यू आर गिवन विद एनी रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी विल गिव यू प्रोडक्ट। कोई रिएक्शन है और आपको इस तरीके से लिखी हुई है बेटा, जिसकी स्टोइकियोमेट्री भी आपको दे रखी है, दैट इज ए बी एंड सी स्मॉल, एंड जो कैपिटल ए बी सी है बेटा वो रिएक्टेंट है। अब हम क्या कहते हैं, देखो बेटा यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री शो की हुई है इसके अकॉर्डिंगली हम रेट लिखेंगे, जैसे कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली लिखते थे। यहां पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर पी बी रेज टू पावर क्यू एंड दिस सी रेज टू पावर आर बेटा। तो अब देखो यहां पे रेट लॉ के अकॉर्डिंगली, रेट लॉ जो कि एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हमें यह पता चला कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ टर्म है दैट डायरेक्टली डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द बैलेंस रिएक्शन। वो डायरेक्टली क्या है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द बैलेंस रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती। आप देख ही रहे हो, अगर डिपेंड करती तो यहां पे ए बी सी लिखा होता, बट आई हैव रिटन ओवर हियर बेटा पी क्यू आर। और यही इक्वेशन अगर हमें लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखनी होती है बेटा, अकॉर्डिंग टू व्हाट, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर इसके अकॉर्डिंगली हमें ये इक्वेशन लिखनी होती तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क पड़ता है इक्वेशन में? हम कहते हैं कि यहां पे हम लिखते R इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी एंड सी रेज टू पावर सी, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। कहां डिफरेंस आया है? देखो, ये तो हमने सिर्फ जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो थियोरेटिकल कंसेप्ट था, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बेटा। और उस थियोरेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमें ये पता होता है कि जितनी स्टोइकियोमेट्री होगी किसी भी कंसेंट्रेशन टर्म की, उतनी उसकी रेज टू पावर होगी। बट जब हमने एक्सपेरिमेंटली चीजें चेक की बेटा, तो सिनेरियो कुछ और मिला। मतलब जिस तरीके से स्टोइकियोमेट्री है, जरूरी नहीं है कि जो रेज टू पावर हो कंसेंट्रेशन टर्म की इन रेट लॉ एक्सप्रेशन वो भी उतना ही हो। इट मे बी इक्वल टू और इट मे नॉट बी इक्वल टू। मैं थोड़ा सा और इस चीज को स्पेसिफाई कर देता हूं, आप ध्यान से देखो बेटा कैसे स्पेसिफाई करूंगा। दिस P इज इक्वल टू A और दिस P इज नॉट इक्वल टू A। दोनों बातें हो सकती हैं, ये डिपेंड करेगा कि एक्सपेरिमेंटल हमें किस तरीके से वैल्यू मिल रही है। This P is equal to A or this P is not equal to A. Both the things will be there. And second, Q is equal to B भी हो सकता है और Q is not equal to B. Third, R is equal to C भी हो सकता है और R is not equal to C. That totally depend on what? Experimental conditions. और experimental जो values है वो हमें क्या बता रही है रेट के बारे में।
जिस अकॉर्डिंगली वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देंगी बेटा, उसके अकॉर्डिंगली हम पी क्यू आर की वैल्यू को यहां पे लिख देंगे। बट हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये जो स्टोइकोमेट्री है उससे अलग वैल्यू शो करनी पड़ती है पार्स की बेटा, क्योंकि हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आए और हो सकता है सेम भी आ जाए बेटा। क्लियर है केस? तो ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसकी लाइव एग्जांपल टाइप का रिएक्शन देता हूं मैं आपको। तो उस एग्जांपल में देखो क्या है, दो रिएक्शन दूंगा बेटा, और याद रखना रिएक्शन कौन कौन सी रिएक्शन है दोनों। पहली रिएक्शन बेटा आपको मैं एग्जांपल में दे रहा हूं यहां पे, दैट इज 2N2O5, decomposition of N2O5. This decomposition of N2O5 will give us 4NO2 plus O2 बेटा, ये केस है। अब देखो जब हमने इस रिएक्शन के रेट को स्टडी किया तो हमें पता चला कि जो N2 रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, N2O5 की कंसंट्रेशन। मतलब दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। वहां पे स्टोइकियोमेट्री का कोई भी केस रोल नहीं आया बेटा। वहां पे देखो स्टोइकियोमेट्री हमने कोई 1 नहीं लगाई है यहां पे, या 2 नहीं लगाई है बेटा, सॉरी 1 तो लगाई है, 2 नहीं लगाई है, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि जब हमने इसके रेट कंसंट्रेशन की बात करें बेटा, देखो यहां पे इफ हमने क्या लिया बेटा, इनिशियली कंसंट्रेशन ले ली N2O5 की, सपोज करो 2, डन। जब इसकी कंसंट्रेशन 2 आई तो हमारे पास जो रेट आया वो आ गया 2K। देन इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 by 4, then again we have checked the rate is 4K बेटा। तो जितनी कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ रही है उतना ही रेट बढ़ रहा है। यहां पे देखो K तो कांस्टेंट है ना, जितनी कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ रही है उतना ही रेट बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 2, रेट भी 2। कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 4, रेट भी 4 टाइम्स बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेट है वो इसकी स्केयर ऑफ द कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ना करके डायरेक्टली सिर्फ एक रेज टू पावर वाली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और ये हमें एक्सप्रेशन किसने दिया, एक्सपेरिमेंटल डाटा ना बेटा, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है उसने हमें दिया, और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। दिस इज नोन एज रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला है, इसको क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्लियर बेटा? अब इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखो बी सेकेंड एग्जांपल में मैं लिखता हूं यहां पे NO2 plus F2 will give you NO2 F2 बेटा। क्लियर? हियर वी मेक एग्जांपल, NO2 plus F2 will give you NO2 plus F2। अब बेटा देखो ये दिस इज द बैलेंस रिएक्शन और यू वांट टू बैलेंस इट, ठीक है। ये बैलेंस रिएक्शन है और आप चाहो तो इसको बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो बैलेंस रिएक्शन है, देखो इज द बैलेंस रिएक्शन वी हैव। In this case, what we have beta, NO2 plus F2 will give you NO2 F2 beta। Sorry, first step में आप देख लो NO2F, NO2F। तो बेटा मैं क्या लगा रहा हूं, 2, यहां पे 2 लगा दिया तो मेरे पास क्या, यहां पे क्या आ गया बेटा, 2 आ गया केस। क्लियर है? 2NO2 प्लस F मतलब F2 बेटा। अब मुझे इस रिएक्शन का अगर रेट देखना है, आई वांट टू चेक द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो जब मैंने चेक किया बेटा तो क्या आया, R is equal to K, this is NO2 and then F2। वो सिर्फ सिंगल कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा था। सिंगल मतलब अगर आप NO2 की कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट भी डबल हो जाएगा, अगर आप NO2 की कंसंट्रेशन हाफ करोगे तो रेट भी हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से हम F2 की कंसंट्रेशन चेंज करते रहे, उसके अकॉर्डिंगली भी सेम ही शो हुआ। अगर डबल कर रहे हो डबल हो गया, 4 टाइम्स कर रहे हो 4 टाइम्स हो गया, हाफ कर रहे हो हाफ हो गया बेटा। तो हमें पता चला सिर्फ और सिर्फ रेट जो है वो एक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि 2 कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर, जो यहाँ पे NO2 का केस दे रखा है। तो देखो ये भी एक क्या है बेटा, रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया हमने यहाँ पे, बट यू हैव गिवन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है दैट इज अ एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन,
और इसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो कितनी कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की, वेदर इट विल बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, it may be equal to the stoichiometry of a reaction or it may not equal to the stoichiometry of the reaction। तो ये रेट लॉ आया और इस रेट लॉ के बेसिस पे हमने क्या किया बेटा, इस तरीके से इक्वेशन को डिफाइन किया बेटा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन होता क्या है और किस तरीके से हम देते हैं। अब इस रेट लॉ एक्सप्रेशन के बाद आफ्टर दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने क्या किया बेटा, एक नई टर्म आई जो हमने आप स्टार्टिंग में ही बात कर रहे थे हम लोग आज, वो क्या थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा देखो नाउ वी हैव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें हम तो क्या कहेंगे यहां पे, इट इज द सम of the parts to which concentration terms raised in rate law expression for given reaction बेटा, क्लियर है केस। तो हम कहते हैं देखो बेटा ये होता है सम ऑफ द पार टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो आपको बात याद रखनी है यहां पे वो है रेट लॉ एक्सप्रेशन वाली, कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कितनी पार है, रेज टू पार कितनी आ रही है बेटा, और जितनी रेज टू पार रेट लॉ एक्सप्रेशन में आ जाएगी बेटा, ठीक है, वही क्या होगा, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा बेटा, क्लियर। अब देखो मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, पहले ऑर्डिनरी एग्जांपल बेटा, ठीक है, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑर्डिनरी यहां पे। तो एग्जांपल में क्या ले रहा हूं, देखो कंसीडर कर रहा हूं, मैं लिख दिया a प्लस b विल गिव यू प्रोडक्ट, डन बेटा। अब इस रिएक्शन का अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन पता है, मतलब इफ इट इज गिवन दिस इज p और दिस इज q, ये दे रखा है बेटा, और उसने बोला हुआ है दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द अबव रिएक्शन, ये ऊपर वाली रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन है, देन यू कैन इजिली टेल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा बेटा, सम ऑफ द पार टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ अ बैलेंस्ड गिवन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, P प्लस Q आ गया बेटा यहां पे। तो हमने क्या कह दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, P प्लस Q। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर की बात करें बेटा हम लोग, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि किस तरीके से किसी कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, वो रेज टू पार के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, हाफ है, 1/3 है, क्या है बेटा, किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। अब यहां पे एक बात याद रख लो बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड, या आप कह सकते हो नोट लिख लो चाहे, फॉर एनी अननोन रिएक्शन order can't be determined with the help of balanced reaction only। अगर आपने कोई ऐसी रिएक्शन जो पढ़ी नहीं है या आपके एनसीईआरटी में नहीं है या आपने कंपटीशन पर्पस की वजह से नहीं पढ़ी है बेटा, और कुछ फैक्टर नहीं पता है उसके, वो बताऊंगा कौन कौन से फैक्टर है बेटा, कुछ फैक्टर नहीं पता है तो यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अनलेस और अनटिल
unless rate law expression for that reaction is not given, जब तक कि रेट लॉ एक्सप्रेशन उस रिएक्शन के लिए ना दे रखा हो। पॉइंट टू नोट देखो, फॉर एनी अननोन रिएक्शन द ऑर्डर कांट बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस्ड रिएक्शन ओनली अनलेस द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दैट रिएक्शन इज नॉट गिवन। उस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन ना दे रखा हो। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है बेटा किसी भी रिएक्शन के लिए, तो आप उनके क्या करो बेटा, रेट लॉ एक्सप्रेशन से जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है उनकी जो पार्ट्स है बेटा उनको प्लस कर दो, और प्लस करके जो भी वैल्यू आए दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का काम करती है बेटा। क्लियर है केस? अब देखो यहां पे दूसरा पॉइंट है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में याद रखने वाला। सेकंड, इस केस के अंदर, ये तो फर्स्ट नोट लिख दिया बेटा मैंने। सेकंड पॉइंट देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may be 0, negative, positive, real number or in फ्रैक्शन आल्सो। कहते हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा वो कुछ भी हो सकता है। इट मे बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू, रियल नंबर वैल्यू, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, वो किसी भी वैल्यू का हो सकता है बेटा। क्लियर है केस? कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा किसी भी रिएक्शन का वो कुछ भी हो सकता है। थर्ड बेटा देखो यहां पे, order of reaction will be determined by slowest step of a complex reaction। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, तो उस केस के अंदर जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उस स्टेप के जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा बेटा उसकी हेल्प से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। यू कैन इजिली डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन बेटा। क्लियर है केस? चलो बेटा ये नोट करो आप पहले, फिर हम इसको रब करते हैं। देखो बेटा ये केस है, नोट कर लिया होगा आई होप आप सब लोगों ने। देखो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमें 3 पॉइंट लिखा देते हैं, मेंशन करवा देते बेटा आपको। अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्या क्या एग्जांपल होते हैं। देखो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं एग्जांपल्स, और ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। जितने भी मैं दे रहा हूं या आपको एनसीईआरटी में मिले बेटा वो याद रखना सारे के सारे एग्जांपल। देखो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बेटा।
ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं. क्या है जनरल एक्सप्रेशन? R इज इक्वल टू के, कोई भी एक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है ये ऐसी होगी. इट मे बी लाइक दिस आल्सो, A हाफ एंड B हाफ. ये भी हो सकती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, बस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो सम ऑफ द पावर है बेटा, टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट एक्सप्रेशन, दैट मस्ट बी वन. वो एक होना चाहिए. तो ये भी क्या आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये भी आपके पास क्या बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. दोनों की दोनों आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो कर रही है बेटा यहां पे. क्लियर है कैसे वाला? ये आ गया. अब देखो इसके एग्जांपल्स बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी थी, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5. ठीक है, उसमें क्या लिखा था हम लोगों ने, 2N2O5 विल गिव यू 4NO2 प्लस O2. और इसके लिए हमने रेट क्या लिखेंगे बेटा, देखो R इज इक्वल टू के N2O5. सिर्फ और सिर्फ एक कंसेंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ऑर्डर इज 1 ओवर हियर. इसका क्या होगा, ऑर्डर पहला होगा. अब देखो सेकंड रिएक्शन B, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. अगर आप H2O2 की डिकम्पोजिशन करोगे, ठीक है बेटा, यू विल गेट H2O प्लस हाफ O2. तो यहां पे जो ऑर्डर आएगा दैट इज आल्सो K H2O2 and the order will be 1. C देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम सारी. डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट. ठीक है बेटा, ये होती है आपके पास NH4 NO2. इट विल गिव यू N2 plus H2O. Now you have to balance it. ये आ गया बैलेंस बेटा. N के 2 है, H के 4 है. इसके लिए क्या आएगा रेट, R is equal to K NH4 NO2. ये रेट का एक्सप्रेशन है, एंड ऑर्डर इज इक्वल टू 1. ये ऑर्डर 1 आ गया बेटा. ठीक है बेटा, मैं चेक करता हूं कि नीचे कटते हो ना. डन बेटा, ये आ गया. ठीक है बेटा, ठीक है, ये थर्ड रिएक्शन आ गई. अब देखो फोर्थ रिएक्शन, डी के बाद CD. फोर्थ है बेटा हमारे पास ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होंगी बेटा, दे आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. एक का एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहां पे, रेडियम 88 226 will give you radon 86 222 plus हीलियम 2 and 4. तो इस केस के अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा, रेट एक्सप्रेशन है R इज इक्वल टू के RA. रेडियम के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा. क्लियर है, कंसेंट्रेशन ऑफ रेडियम ओनली. नेक्स्ट E. अब हम E की बात करें बेटा, तो आ गया आपके पास डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फ्यूरल क्लोराइड.
सल्फ्यूरल क्लोराइड। ये होता है बेटा SO2 Cl2 डिकम्पोज करेगा किसमें SO2 प्लस Cl2 में। तो यहां पे भी ऑर्डर कितना आएगा बेटा, ओ लिख देता हूं ऑर्डर के लिए 1, और यहां पे रेट K SO2 Cl2, और यहां पे भी ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा, ऑर्डर 1। ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप और भी रिएक्शन याद रख सकते हो, EF। ठीक है, यू कैन से about this hydrogenation of unsaturated hydrocarbon, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा। दिस इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्लीज याद रखना कि ये भी क्या बेटा, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन लिख देता हूं, C2H4 plus H2 will give you C2H6. This is also first order reaction। और फर्स्ट ऑर्डर कैसे है देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है that depends on C2H4 only, वो C2H4 पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है केस। तो इसको हम बोल देते हैं, ये क्या बेटा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का केस आते हैं। देखो इतने सारे केसेस हैं बेटा आपके पास, और भी अगर आपको कहीं मिलता है केस बेटा, तो आप वहां पे भी याद रख सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं है बेटा। क्लियर। तो इतने एग्जांपल तो आप कम से कम याद रख लो, और जो भी एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दे रखे हो फर्स्ट ऑर्डर के, वो भी सारे के सारे बेटा आप याद रखो, क्योंकि वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बेटा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यू टॉक अबाउट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बेटा। देखो तो इसमें हम क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में पहला केस 2NO2 प्लस F2 विल गिव यू NO2F। दो है बेटा, इधर दो आ गया। तो यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जो रेट ला एक्सप्रेशन है वो क्या कहता है बेटा, K NO2 एंड F2। क्लियर है। अब दोनों का जब ऑर्डर लिखोगे तो ऑर्डर क्या आएगा, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2, वो 2 आ गया बेटा। देखो इस तरीके से, क्लियर है। सेकेंड एग्जांपल B H2 plus I2 will give you 2HI। यहां पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा, दैट इज आल्सो 2 बेटा, मैंने ब्लैक से लिख दिया है। अब याद रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज आल्सो 2 ओवर हियर बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, H2 और I2 दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है ये बेटा। क्लियर है केस। तो देखो ये एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, थर्ड नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ओजोन, इट विल गिव यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ओजोन गिव यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इफ यू पुट 2 ओवर हियर, तो यू हैव टू पुट 2, तो कितना हो गया बेटा, बैलेंस करो इसको। तो क्या आएगा बैलेंस करने के बाद, देखो NO प्लस O3 कितना होगा 5, 3 + 2 5, और एक 4 + 1 5 बेटा। क्लियर, हाफ कर दिया, बैलेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है यहां पे, दैट डिपेंड्स ऑन NO and O3। So here the order of reaction will be, that is also 2, order of reaction is 2। तो ये केस आया बेटा जहां पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
2 होता है। देखो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। सेकंड ऑर्डर भी बहुत कम मेंशन किया हुआ, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर आपके सिलेबस में है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बेटा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बेटा। इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन डन, तो हम देखो क्या करेंगे बेटा इस केस के अंदर। एक रिएक्शन लिखता हूं आपको पहले, दैट इज NO plus O2 will give you NO2. Nitric oxide plus oxygen will give you nitrogen dioxide. If I put 2 over here, तो 2 आ गया बेटा, यहां पे पुट कर दिया तो कितना आ गया? It will be oxygen 4, nitrogen 2, बैलेंस है बेटा। तो क्या आ गया देखो, R is equals to K, NO concentration raised to power 2, oxygen concentration raised to power 1. Then the order of reaction क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? Order will be 3. तो जिस केस के अंदर रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम करके 3 आ रहा है, दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो उस तरीके से बेटा क्या करना है आपको, चेक करना है कि रिएक्शन किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की होती है बेटा। अब हम इसके बाद बात करेंगे तो थर्ड ऑर्डर की और भी रिएक्शन हो सकती है, यू कैन क्राइम इट फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स बेटा। क्लियर है? क्योंकि हम रिएक्शंस लिखने बैठेंगे तो बहुत आएगा। हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की और फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन की बेटा। पहले हम फ्रैक्शन ऑर्डर की बात करेंगे और उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं रब करता हूं इसको। देखो बेटा, नाउ टॉक अबाउट फोर्थ, दैट आर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, केवल फ्रैक्शनल ऑर्डर की कौन सी रिएक्शन होती है। देन अब देखो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन की बात करें हम लोग, तो पहला केस लिखेंगे इसमें CH3CHO, acetaldehyde. When you decompose this acetaldehyde, you will get CH4 plus CO, CH4 plus कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इसका रेट चेक किया बेटा, तो रेट चेक करने के बाद हमें पता चला कि जो एस्टल्डिहाइड है या इथेनॉल जिसे आप बोलते हो, वो 3/2 इस तरीके से डिपेंड करता है। जब ग्राफ प्लॉट किया तो ऑर्डर हमारे पास कितना आया बेटा, 3/2। ऑर्डर क्या आया, 3/2, और यू कैन राइट इट 1.5। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो 3/2 आया, या आप क्या शो कर सकते हो बेटा, 1.5 आया। बी देखो बेटा इस तरीके से रिएक्शन, बी आ गया केस आपके पास H2 plus Br2, it will give you 2HBr। डन। अब यहां पे जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो क्या है, K H2 Br2 की कंसेंट्रेशन हाफ, ये होता है बेटा। देखो ध्यान से चेक करो और याद रखने की कोशिश करो बेटा, इन्हें जितनी रिएक्शन करा रहा हूं एटलीस्ट वो रिएक्शन आप याद रखने की कोशिश करो। ठीक है बेटा। अब देखो क्या आएगा यहां पे, ऑर्डर कितना आ गया यहां पे, 1 plus half, that will be 1.5 और 3/2। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा, वो देखो मैंने आपको सब शो कर दिया। पॉजिटिव हो सकता है +1 +2 +3, एंड फ्रैक्शन में भी शो कर दिया कि इट मे बी इन द फ्रैक्शन आल्सो, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है बेटा। क्लियर है? इट मे बी डिपेंड ऑन द फ्रैक्शन बेटा, वो फ्रैक्शन में भी शो कर सकता है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा वहां पे बेटा। बताओ क्लियर हुई बात वाली केस। अब देखो इस केस के अंदर बेटा आगे हम लिखें तो हम कहेंगे यहां पे
नेक्स्ट तो हो गया फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन की बात, ठीक है। नाउ विल डिस्कस कि फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन इस तरीके से होगी, और भी एग्जांपल आप इसके कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है बेटा हमारे पास? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? देखो पहला केस बेटा मैंने आप लिख दूं, वेयर आर इज इक्वल टू के, जहां पे रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। रेट जो है बेटा कंसंट्रेशन टर्म के इंडिपेंडेंट हो, उसके ऊपर डिपेंड ना करता हो, एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उनको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं बेटा। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, पहला एग्जांपल दे बेटा इसका, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन। जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं दे आर ऑफ जीरो ऑर्डर्स, दे आर ऑफ जीरो ऑर्डर बेटा। वो जीरो ऑर्डर की होती है, जैसे H2 plus Cl2 will give you 2 HCl। इसका जो रेट है बेटा, रेट लो एक्सप्रेशन है K H2 रेज टू पावर 0 Cl2 रेज टू पावर 0। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया बेटा इसका? दैट इज जीरो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। अब इसका कहने का मतलब ये होता है कि ऐसी रिएक्शंस के अंदर आप जितना मर्जी कंसंट्रेशन बढ़ा दो या प्रेशर बढ़ा दो, ऐसी रिएक्शंस में जितनी मर्जी कंसंट्रेशन और H2 की और Cl2 की बढ़ा दो या इनका प्रेशर बढ़ा दो, HCl की प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत ही स्लो चलेगी। लेकिन जैसे ही आपने बेटा यहां पे सनलाइट फॉल करवाई, साथ के साथ रिएक्शन हो जाती है और लार्ज अमाउंट ऑफ और मोर एंड मोर HCl विल बी प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन within a fraction of second or within a 1-2 minutes or 5 minutes or 10 minutes बेटा। You will get more and more HCl in that case if the sunlight falls on that particular reaction बेटा। तो ऐसी रिएक्शन होती है जो फोटोकेमिकल लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि कंसंट्रेशन और प्रेशर के ऊपर। तो ऐसी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती है बेटा। नोट करो बेटा इसको जल्दी से। चलो देखो बेटा नेक्स्ट, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं यहां पे बी पार्ट जीरो ऑर्डर का। बी पार्ट होता है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ठीक है बेटा। क्या होता है देखो, 2NH3 प्लेटिनम कैटलिस्ट 1130 केल्विन टेम्परेचर, N2 plus 3H2, you will get R is equal to K NH3 raised to power 0। तो ये भी क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्यों यहाँ पे क्या है रेज टू पावर कितनी है 0, तो ऑर्डर कितना आ गया दैट इज 0। दिस इज आल्सो अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से सी बेटा देखो, इसमें ना एक केस और आता है। इसमें क्या आता है बेटा, एक केस और हम डिस्कस करते हैं कई बार, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन देना हो तो केस क्या आता है आपको बताता हूं, सुनो देर ध्यान से बेटा। केस क्या है इसमें, अगर आप इसका रेट लिखते हो ना तो रेट में कई बार K1 NH3 अपॉन 1 प्लस K2
NH3 लिखा होता है बेटा, इसी रिएक्शन का रेट, ठीक है। ये क्या है, जनरली इसी रिएक्शन के रेट को हम K1 NH3 और K2 NH3 लिखा होता है। ये थोड़ा हायर लेवल की बात है बेटा, लेकिन आपको कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है तो वो बताता हूं केस क्या बनते हैं यहाँ पे। तो जो केस आया है उसमें केस नंबर 1, इफ concentration of NH3 is very lesser than 1 is greater than the concentration of NH3। अगर NH3 कंसेंट्रेशन बेटा बहुत कम है यहां पे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 1 के कंपैरिजन में इस NH3 की वैल्यू बहुत कम होगी बेटा। जब इस 1 के कंपैरिजन में NH3 की वैल्यू कम होगी तो हम इस NH3 को यहां से डिनोमिनेटर में से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो R इज इक्वल टू K1 NH3। तो इस केस पे, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे देखो, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ऑर्डर इज 1 बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन 1 कंसेंट्रेशन टर्म ऑफ अमोनिया। एक अमोनिया की कंसेंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हमने क्या कह दिया कि उस पर्टिकुलर कंडीशन पे द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 1, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा बेटा 1 होगा। सेकंड केस देखो, केस सेकंड, इफ concentration of ammonia is higher then 1 is very smaller than ammonia's concentration। तो क्या होगा बेटा, फिर इस 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे यहां से डिनोमिनेटर में से, हम कहेंगे सो देन लिख लो, देन 1 कैन बी neglected from denominator of बेटा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बच गया, R इज इक्वल टू K1 NH3 अपॉन K2 NH3 बेटा। 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, देखो यहां से 1 नेग्लेक्ट होगा तो K2 NH3 बचा ना। देन व्हाट विल हैपन ओवर हियर, NH3 कैंसल आउट एंड यू आर लेफ्ट विद R इज इक्वल टू K1 अपॉन K2। तो इस केस के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया बेटा, दैट इज 0। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। इस तरीके से हम शो करते हैं 0 ऑर्डर, बिकॉज यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो K1 अपॉन K2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया के ऊपर, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए हम इसको 0 ऑर्डर रिएक्शन कह देते हैं बेटा। क्लियर हुआ बेटा केस। तो ये देखो, ये कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में था बेटा जो हमने डिस्कस किया है। क्लियर है। चलो अब इससे आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।